रीजनल चार्ट में ना दो चार्ट हैं, D9 और D10। ऐसे तो हम 10 वर्ग करते हैं, उसके अंदर आते हैं D1 D2, लिख लो भले, 10 वर्ग करते हैं, उसके अंदर आते हैं D1 D2 D3 D7 और उस D9 D10 D12 D16 D20 D30 और D60। 10 हो गए गिनना। 12 हुए हैं क्या? D30 शायद नहीं आता, ठीक है, 11 हुए हैं, D30 नहीं आता, ठीक है, एक को ये नहीं आता। तो इसमें ये चार्ट 10 वर्गा में कैसे यूज़ करते हैं, मैंने कहा था कि जगन्नाथ होरा आप अपने डाउनलोड करना, कोशिश करना जगन्नाथ होरा को समझने की। जब किसी ग्रह की स्ट्रेंथ देखनी होती है, जब भी किसी ग्रह की स्ट्रेंथ देखनी होती है, तो पहला तो हमें सिखाया जाता है वो 6 बल, 6 तरह से बल देखा जाता है। उसके बाद लिख लीजिए, भले ही आपको याद नहीं है, साथ साथ लिखते रहिए। पहले तो हम देखते हैं षडबल, ठीक है। षडबल के बाद एक तरीका और है कि ये जो 10 वर्गा है ना, इस 10 वर्गा में उस ग्रह वो कौन सी राशि में जा रहा है। 10 वर्गा में D2 D3 D7 D सप्तमांश, दृष्टकांड, होरा, ठीक है, नवमांश, दशमांश, ठीक है, इनमें वो किस में जा रहा है वो ग्रह। तो अगर 10 में है, 10 वर्गा है, 10 है, 10 कुंडलियां हैं D1 से लेकर D60 तक, जो मैंने बताया। एक मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें 10 कुंडलियों में से अगर वो ग्रह 7 में स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में चला जाए, 10 कुंडलियों में से 7 में वो स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में चला जाए, तो फिर वो ग्रह को बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि मैम हमारा D1 में नीच का है, नवमांश में उच्च का हो जाए तो क्या होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक बार इसको स्टॉप करना, भैया आए थे। हाँ, अगर इनमें से 7 में, 7 कुंडलियों में अगर ग्रह 7 मतलब 5 से 50% से अबव आ जाए ग्रह, जब बुध की मान लो, हमें ये देखना है बुध की दशा चल रही है, ये आने वाला पीरियड बुध का है एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। अगर वो ग्रह 50% से ऊपर स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि में आ जाए, तो अपनी दशाओं में बढ़िया फल देने लायक हो जाता है या नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो 10 वर्गा में षोडश वर्गा 16 कुंडलियां भी देखते हैं, फिर उसमें D27 D30 40 45 इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक स्ट्रेंथ देखने का एक और तरीका। अब इसके लिए आप लोग अगर फ़ोन में एस्ट्रोसेज यूज़ करते हैं, तो फिर आप एस्ट्रोसेज में नीचे आती है षोडश वर्ग, उसमें जाके देखो इन कुंडलियों में, और अगर लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो वो आता है पूरा स्ट्रेंथ का। पहली चीज़ ये है षोडश दश वर्ग में कैसे अपन स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए अब D9 और D10, वैसे तो इनको वैसे ही यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अपना सबका अपना तरीका होता है। पर मुझे एक बात, D10 क्या है, हमारे कर्म का चार्ट है, हम क्या कर्म करेंगे, और फिर हम इसको करियर से जोड़ लेते हैं, ठीक है। मैंने जब इनकी कैलकुलेशन इनको बनाना सिखाया था, तब मैंने कहा था कि किसी भी लगन कुंडल, कोई भी रीजनल चार्ट हो, एनी रीजनल चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लगन। जैसे D1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लग्न, वैसे ही जो भी रीजनल चार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लग्न, ठीक है। क्योंकि ये इसका 3 डिवाइड हो जाता है ना, 30 डिग्री का है तो 3 डिग्री में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठेगा या जो राशि आएगी वो हमारे करियर को बहुत स्ट्रोंगली इम्पैक्ट करती है, कर्म, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग। लगन, लग्नेश नेचुरल, लगन इम्पॉर्टेंट, तो लग्नेश भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा घर आता है 10th हाउस, 10th हाउस कर्म, ठीक है। लेकिन मैं जितना स्ट्रांगली मानती हूँ, पहली इंपॉर्टेंस मैं लगन लग्नेश को देती हूँ,
मैं अपनी तरफ से फर्स्ट इंपॉर्टेंस देती हूँ लगन को और लग्नेश को। उसके बाद हमारे, अगर सिर्फ करियर देखना है, वैसे तो कर्म का चार्ट आप सब कुछ देख सकते हो, आप क्या कर्म करोगे, आप कैसे जीवन जियोगे, सब कुछ देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ करियर देखना हो तो ये वाली राशि है, इसका स्वामी कौन बनता है? सूर्य। सूर्य कैसा बैठा है D10 के अंदर, लोग इसको घुमाते भी हैं, है ना, मतलब इस लगन के हिसाब से घुमा भी लेंगे, बहुत कुछ है तरीके, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल तरीके से अगर हम देखें D10 को यूज़ करना, दशमांश को, तो सबसे पहले यही है इसके लगन कितना स्ट्रोंग है, लगन कितना बली है, और लगन हमारे करियर या हमारे कर्म को किस तरफ लेकर जा रहा है। और यहाँ पे बैठे दशमेश की स्थिति D10 में क्या है। लेकिन सबसे पहले D1 को जज करना है, सबसे पहले। ऐसा नहीं कि सीधा ही D10 में कूद जाना है ना, D1 को जज क्यों करना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम सही नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम सही नहीं होता, कंफ्यूजन होता है, मैडम 5-10 मिनट का गैप है, तो हमारे डिविजनल चार्ट गलत बन सकते हैं उनके लगन। बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि डिविजनल चार्ट की जो कैलकुलेशन है वो लगन की डिग्री के हिसाब से है, लगन की डिग्री के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो फिर गलत हो सकते हैं डिविजनल चार्ट। तो सबसे पहले इसको जज करो ढंग से, ठीक है, और फिर इन पे आओ डिविजनल चार्ट पर। तो पहले इसको करें। लोग इसमें भी BCP लगाते हैं, इसमें भी दशा लगे, जिसको जैसे करना करिए, आपका अपना तरीका है। लेकिन अपन कितने इजी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब D10 में बैठे ग्रह की दशा आ जाए, यहाँ बैठे दशम, तो करियर स्टार्ट होगा ना, ये करियर से कुछ चेंज होगा। जैसी राशि है, जैसा राशि का स्वभाव है, वैसा कुछ होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम D1 को पहले जज करेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये चार्ट मेरे पास क्यों आया, ठीक है, किस लिए आई है जातक मेरे पास। करना क्या है भाई, BCP, गोचर और दशा, और तो कोई सिस्टम है ही नहीं। अपना बनाओ, लेकिन इजी सबसे सिस्टम यही है। कोई लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम BCP हम यूज़ करें या ना करें, मत करो, दशा गोचर लगा लो सीधा। लेकिन BCP एक हिंट दे देती है आपको, टिप दे देती है, टिप कह सकते हो, थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसको समझना, ठीक है। तो 1973 बॉर्न है, तो 85, हाँ 85, 97, 2009, 2021, 21, 22, 23, 24, ठीक है। अक्टूबर से 4th हाउस एक्टिवेशन में है, इसी अक्टूबर से है। अक्टूबर तो अभी गया है, तो प्रेडिक्शन कहाँ की करूंगी मैं, क्या हुआ अब 1 साल के अंदर। अक्टूबर तो अभी आया है, 1 अक्टूबर तो अभी गया है, और ये उसी आसपास मेरे पास आई थी। तो अभी 2024 में एक्टिवेट है ये, और अक्टूबर 2023 से एक्टिवेट था ये। दशा चल रही है शुक्र बुध शुक्र, जो शुरू हुई है जुलाई में शुरू हुई है ये दशा। इससे पहले यहाँ पे चल रहे थे केतु, शुक्र बुध केतु चल रहे थे, और ये है हमारे जनवरी तक शुक्र की दशा। उसके बाद आएंगे सूर्य, ठीक है, उसके बाद है गोचर, ठीक है। गोचर में मैं गोचर लिख रही हूँ सिर्फ यहाँ पर, यहाँ अभी राहु का चल रहा है, बाहर लिख रही हूँ यहाँ केतु को मैं D10 चार्ट बनाऊंगी, वो केतु का चल रहा है। 11 नंबर का है शनि, यहाँ शनि चल रहे हैं। 2 नंबर का है गुरु, हाँ ये शनि चल रहे हैं ना, ये गुरु चल रहे हैं। तो 5 में राहु का गोचर चल रहा है, 4 में शनि का गोचर चल रहा है, 7 में गुरु का गोचर चल रहा है, और 11 में केतु का गोचर चल रहा है, ठीक है। शनि हमें पता है मानसिक परेशानी, चौथे घर में आया है, घर में कोई डिस्टर्बेंस, अशांति ये देगा, या स्थान परिवर्तन भी दे सकता है, पाप ग्रह का 4th हाउस में आना, ठीक है। राहु केतु एक्सेस ये बना रहे हैं, तो संतान से संबंधित एज 73 है, तो संतान से परेशान हो सकते हैं, बच्चे टीनेज के हैं, ठीक है, संतान से संबंधित। लेकिन दशा नहीं चल रही, ना तो गुरु की चल रही है, ना या शनि की चल रही है। तो गोचर अकेला देता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत हलचल दे देगा। शनि है तो मानसिक परेशानी दे देगा, घर में शांति का माहौल नहीं देगा, ठीक है। लेकिन दशा ना तो यहाँ पे गुरु की है, ना यहाँ शनि की है, दशा है केतु की और बुध की,
मैं आज एक नया पॉइंट ऐड कर रही हूँ कि और स्ट्रॉन्गली कैसे देखना है। दशा है बुध की, ठीक है। पहला तो बीसीपी में लास्ट ईयर जब एक्टिवेट था थर्ड हाउस का स्वामी बनता है शनि, जो केतु के साथ 8th हाउस में बैठा है। तो पिछले साल सडन कुछ इवेंट हुए अचानक। फर्स्ट बीसीपी, थर्ड हाउस का स्वामी शनि, शनि जाके अष्टम में बैठा है केतु के, तो कोई ना कोई सडन इवेंट दिख ही रहा है। अष्टम पीड़ा वाली कोई चीज, कुछ ना कुछ। उसके बाद गोचर का सितंबर अक्टूबर 2022 से गोचर के केतु यहाँ पर है, ठीक है, नहीं सॉरी 23 से, सितंबर टू 2023 से। तो केतु की दशा भी, पीरियड भी आया, बुध का भी पीरियड आया, अंतरदशा आया, जो है 23 एंड से, 23 एंड से बुध का प्रचंतर स्टार्ट हुआ 26 तक, 3 साल का है। तो ये एक्टिवेट ज्यादा लग रहा है स्ट्रॉन्गली इवेंट के लिए, लग रहा है ये इवेंट के लिए स्ट्रॉन्गली। सूर्य क्या है इस कुंडली में, और कर, हाँ ठीक है। तो करियर में दिक्कत, 11th हाउस में है तो लाभ में दिक्कत, लाभ में दिक्कत, करियर में दिक्कत, इसलिए चार्ट आया। तो इसके क्या योग बाहर जाने के भी मतलब, हाँ बाहर का भी है हम लोगों ने यही कनेक्शन निकाला। हाँ तब तो अब इसको देखो, इसको कितना इजी तरीके से खोला, आपका निकल गया। अच्छा ठीक है, 4th हाउस। तो सूर्य कुछ भी नहीं किया, दशा गोचर, गोचर में भी जो दशा अगर उस ग्रह की चल रही है या जहां पर गोचर कर रहा है कोई ग्रह, मान लो सूर्य की चल रही होती, बुध की चल रही है, उसके ऊपर केतु का है, जब अब सूर्य की आएगी तब केतु का निकलने का टाइम हो जाएगा यहाँ से। वो यहाँ आएंगे, थोड़ा दिक्कत तो देंगे वापस, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि किसी का भी 10th हाउस में केतु है तो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब ज़्यादा लालच नहीं करके अगर वो कर्म करता है तो चल जाएगा, लेकिन सिर्फ कर्म वो नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेक लगा देते हैं केतु यहाँ पर आके। थोड़ा सा आपको अध्यात्म की तरफ या केतु वाले काम, जमीन में से निकालना, खोदना, केतु वाले काम आप कर सकते हो, लेकिन करियर के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी आपको रखनी पड़ती है। अगर केतु किसी का 10th हाउस में है तो अध्यात्म की तरफ जाना पड़ता है आपको। लग्न में भी और गोचर में भी। हाँ हाँ, 10th हाउस में होता है ना जब, तब। तो ये सिंपल सा किसी कुंडली को देखने का था, ठीक है। अब राहु यहाँ पर है तो परिवार से दूर, खुद की कुंडली के अंदर राहु यहाँ पे है, 2nd हाउस में पाप ग्रह हो तो फैमिली से दूर आपका वास होता है, तो ये फैमिली से दूर है। पीछे से तो यूपी वगैरह के कहीं के हैं, रहते बाहर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, स्कॉर्पियो नीच का चंद्रमा है तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। जो डेट मैंने दे रखी थी कि इस दिन अपन बात करेंगे, नहीं, जल्दी चाहिए, जल्दी बात करनी है, और उपाय किए नहीं उससे पहले ही मैडम कुछ हो नहीं रहा, मेरे से बात करके थोड़ी हो जाएगा, टाइम तो आने दो। फिर महीना, मैंने बोला 1 महीना वेट करो जो भी काम दिए, और कम से कम। तो अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि मेरे को वापस ऑर्डर मिलने लग गए हैं। हाँ, और ये सूर्य है हस्त या चित्रा में, हस्त में है, हस्त में है। तो मैंने इनसे पूछा था आप जो काम करते हैं वो हैंड स्किल का है, हस्त क्या है, हस्त नक्षत्र क्या है, हाथ से कोई काम करते होंगे, आपका कोई काम ऐसा होगा कि कला से, हाथ से रिलेटेड है, तो इनका काम है खुद साड़ी प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंट कैसे होंगे, साड़ी प्रिंटिंग की फैक्ट्री है। तो एक नक्षत्र ने बताया। अब यहाँ पर 6 नंबर है तो हम कहते हैं वकील हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, बिजनेस तो आ रहा है इसमें, लेकिन एग्जैक्टली सूर्य है हस्त नक्षत्र में, हस्त है हाथ का, तो आप हैंड से कोई स्किल करते हैं, साड़ी प्रिंटिंग करते हैं। तो ये है, सिंपल सा खोला अपन ने, कोई ऐसा टाइम लगा नहीं। अब आज हम करते हैं D10 चार्ट। D10 में अब कैसे इस चीज़ को देखें। वैसे देखो मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ, मैं तो देखती भी नहीं D10 चार्ट, लेकिन आज मुझे रीजनल चार्ट समझाने हैं। बहुत रेयरली जब मुझे D1 में समझ नहीं आ रहा हो, भाई कई बार होता है ना कि नहीं समझ आ रहा है, तब मैं D1, D10, D9 खोल लेती हूँ। अब मैंने इतना तो D1 में ही बता दिया कि वो क्या काम करते हैं, क्या दिक्कत है,
तो D10 में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा, खुद को पर्सनली ऐसा लगता है कि टाइम कभी भी इतना एक्यूरेट कोई भी नहीं देता। 5-10 मिनट का, हाँ अभी बंद कर, 5-10 मिनट का गैप आ ही जाता है। दीप्ति को बंद करना है इसको, ठीक है। ये है इसका D10 चार्ट, दशमांश करियर देखने के लिए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखना है लगन, ठीक है। ये बनता है धनु लगन, ठीक है। तो धनु राशि, नेचर वही होता है, राशि का कोई नेचर चेंज नहीं हो जाता डिविजनल चार्ट में जाकर। 9 नंबर बन रही है तो स्कॉर्पियो है तो सडननेस दिखाती है, मेष है तो जल्दी काम करना सिखाती है, टॉरस तो पैसे से संबंधित चीज़ें दिखाती है, मिथुन है तो स्किल दिखाती है, ठीक है। कैंसर है तो इमोशनल लेवल पे आप काम करते हो, लियो है तो मैं ही हूँ, है ना, अपना ज़्यादा रुतबा रखना। 6 नंबर है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, मिथुन है, बुध है तो स्किल है आपके अंदर। 7 नंबर तो नेचर नहीं, दशा कोई डिविजनल चार्ट चेंज हो गया तो राशियों का कोई नेचर नहीं चेंज होना, ठीक है। तो 9 नंबर है तो बहुत बाउंड्रीज है आपके, मतलब आप बहुत मतलब अपनी खुद की बाउंड्री बना रखे हो कि जैसे अगर आप कोई काम करते हैं तो ऐसे ही काम करना है। वो है वो मैंने जब इनको कंसल्टेशन किया था वो मुझे समझ आ गया था कि आप होते हैं ना कि एडजस्टेबल होते हैं। 9 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, अग्नि वाले थोड़े से एडजस्टेबल कम होते हैं, 1, 5, 9 वाले अपने माइंड सेटअप, जो माइंड सेटअप हो गया ना उसको तो कुछ चेंज करना मुश्किल है। वो है, वो मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे क्लाइंट की कुंडली है, इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन वो है, ठीक है। उसके बाद ये स्वामी गया जुपिटर मरकरी के साथ में 8, तो जीवन में सडन कहाँ गया, आपके करियर में उतार चढ़ाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जीवन भर रहेंगे। 10th हाउस में फिर केतु बैठा है, सैटर्न केतु। लिटरली मेरे पास आए थे, काम बिल्कुल बंद था, बिल्कुल जीरो जिसको बोलते हैं। तो आपके जीवन में और अभी गोचर में भी केतु चल रहा, लोग गोचर भी यहाँ बिठाते हैं, गोचर भी लोग यहाँ बिठाते हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ शुक्र में बुध की दशा चल रही है, बुध आपका दशमांश में दशम भाव का स्वामी बनता है, तो वो एक्टिव था, हाँ। तो इसलिए उनको ये दशमांश देखने के, आप चाहो तो पूरा चार्ट डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको D1 मतलब लगन चार्ट की तरह भी देख सकते हो, पर बहुत इजी है। लगन, लग्नेश और दशम भाव। नवमांश देखना है, लगन, लग्नेश और सप्तम भाव। क्या देखते हैं नवमांश से? शादी, शादी का हाउस कौन सा? सप्तम भाव। शुक्र शादी का कारक है, ठीक है। और लगन, लग्नेश वो आपको दिखा देते हैं D1 का सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर D1 का, लगन का, दशम भाव का स्वामी सूर्य बैठा इधर ही है, लेकिन केतु और सैटर्न पीड़ा में आ गया, वो खुद पीड़ा में है। लगन का स्वामी 12th हाउस में स्कॉर्पियो में जा रहा है तो अप डाउन दे रहा है, लेकिन मरकरी के साथ है तो स्किल दे रहा है आपको, स्किल है आपके अंदर, मरकरी स्किल है, तो आपको स्किल वाला काम या कैलकुलेशन वाला काम या ऐसा कोई काम करते हैं। तो यहाँ से दशमांश हमको और क्लियर दे देता है। ये एक सूत्र भी है कि अगर नवमांश या दशमांश किसी का भी ले लो, कल स्वामी, लगन का स्वामी, सिंपल सा है, किसी भी डिविजनल चार्ट का लगन का स्वामी या लगन, किसी भी डिविजनल चार्ट का कोई भी डिविजनल चार्ट है उसके लगन का स्वामी या लग्नेश पीड़ा में है, लगन का स्वामी या लग्नेश पीड़ा में है, पीड़ा मतलब राहु केतु शनि के साथ में है, या 6, 8, 12 में गया, वहाँ जाके पीड़ा में हो गया, तो जो चीज़ वो रीजनल चार्ट दिखा रहा है उससे संबंधित दिक्कत आपको जीवन में आएगी। D9 है तो शादी दिखा रहा है, D7 है संतान दिखा रहा है, D2 है धन दिखा रहा है, ठीक है, D16 है प्रॉपर्टी दिखा रहा है, D3 है सिबलिंग्स और आपका साहस दिखा रहा है, तो उनसे संबंधित दिक्कत रहेगी जिस भी डिविजनल चार्ट का लगन या लग्नेश पीड़ा में है। पहला पॉइंट तो ये होता है डिविजनल चार्ट का। दूसरा पॉइंट होता है जो चीज़ आप देख रहे हो, शादी देख रहे हो तो सप्तम भाव D1 का, शादी देख रहे हो तो सप्तमेश, करियर देख रहे हो तो दशमेश, सिबलिंग देख रहे हो तो तृतीयेश,
धन देख रहे हो तो द्वितीयेश की स्थिति उस डिविजनल चार्ट में कैसी है। D1 के जो भी आपके क्वेश्चन आया है उस ग्रह, उस भाव के स्वामी की स्थिति उस डिविजनल चार्ट में कैसी है। अगर करियर देख रहे हैं तो D1 के दशमेश की स्थिति D10 में क्या है। अगर शादी देख रहे हैं तो D9 के सप्तमेश की स्थिति क्या है। ठीक है, संतान देख रहे हैं D7 सप्तमांश तो पंचम भाव पंचमेश की स्थिति D7 में क्या है। ये देखना ही देखना है, जब डिविजनल चार्ट को आपको समझना है। अब इस बात का, अब यह जो क्वेश्चन आप लोग मेरे से पूछते हो कि कोई ग्रह मेरा उच्च का है, वो नवमांश में नीच का हो गया, नीच का है, उसको ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने का मैंने तरीका बता दिया, सब में देखो। लेकिन अगर आप सप्तमेश को देख रहे हो, शादी देख रहे हो, D9 चार्ट बनाया आपने, सप्तमेश अगर मान लीजिए यहाँ आपका नीच का है, मान लीजिए, और D9 में उच्च का हो जाता है, तो आपके पास जवाब खुद के पास है ना, उनसे मेरी तो जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है ना। अब हर ग्रह अगर हम ऐसे करेंगे, सूर्य का कोई लेना देना नहीं है आपकी कुंडली में शादी से, मान लीजिए, ना सप्तम से, ना सप्तमेश से, ना शुक्र से आपका सूर्य संबंध बना रहा है शादी के लिए। ठीक है, और फिर आप मेरे से पूछते हैं कि हम D9 में मेरा सूर्य उच्च का नीच का, फिर तो ये तो आप कितना ही खोज लो, फिर तो खोजते ही रहो, कुछ भी कर सकते हो फिर तो पूछने के लिए। एक्चुअल चीज पे आओ ना। बृहस्पति होरा शास्त्र में ये साफ लिखा हुआ है कि नवमांश में अगर लगन का स्वामी जो मैंने लिखवाया है पीड़ा में आ जाए या ये, तो ये दिक्कत देता है। उसमें ऐसा लिखा ही नहीं गया जितने क्वेश्चन हम पूछते हैं, सिर्फ दशमांश कर्म के लिए है ना, दृष्टकांड, तीसरा D3 इसके लिए सब दिया, ऐसे ही दिया हुआ है सिंपल। उसको क्वेश्चन पूछ के मेरा नवमेश उसमें उच्च का हो गया, इसमें नीच का हो गया, तो क्या होगा पता नहीं क्या होगा। यहाँ जाके अस्त हो गया, यहाँ कहाँ से अस्त हो गया भाई, यहाँ कोई अस्त कैसे अस्त हो गया कोई, इसमें अस्त दिखता है ना। बनाने को तो बना लो, सूर्य के साथ में ये बैठे हैं तो अस्त बना लो, तुम्हें बनाने हैं तो बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो किसी भी डिविजनल चार्ट को देखने का पहला तरीका है, दो तरीके मेन ही, इसका लगन लग्नेश कैसा है, फिर जो ग्रह जो भाव देख, दशमेश D10 है तो दशमेश, D9 है तो सप्तमेश, इसका और इसका कैसा बैठा है। तुम्हें शादी दिख जाएगी बहुत क्लियर, करियर दिख जाएगा तुम्हें बहुत क्लियर। अब इनके करियर का स्वामी केतु राहु सैटर्न एक्सेस में है, तो जीवन में करियर में दिक्कत दिख रही है ना, साफ दिख रही है, क्लियर एकदम कि कैसा करियर होगा जीवन में, और वैसा ही चल रहा है, कोई ऐसा स्मूथली नहीं चल रहा। उसके बाद करण बचिया मैंने बताया था, इनका करण है बालव, बालव करण के स्वामी बनते हैं मून। मून का खुद का नेचर कैसा है, चंचल, अप डाउन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो करण से हम क्या देखते हैं, करण अर्थ है, अर्थ है ना, अर्थ स्टेबिलिटी को दिखाता है, भूमि तत्व, तो भूमि तत्व स्टेबिलिटी को दिखाता है, उसका स्वामी बन जाता है बालव। तो बालव वालों का करियर कैसा रहेगा, अप एंड डाउन, ये उसकी एनर्जी है बालव करण की। ठीक है, बहुत फेमस लोग हैं जिनका बालव करण है और करियर दिखता है साफ। महात्मा गांधी का बालव करण है, था क्या करियर, वकालत कब की छोड़ दी थी। अमिताभ बच्चन का बालव करण है। ठीक है, बहुत फेमस लोगों का बालव करण मिलेगा आपको, साफ दिखता है उसका नेचर। तो ये करण, तो यहाँ पर जब मैं शादी की बात करती हूँ तो मैं तिथि उठा लेती हूँ, है ना। जब मैं करियर की बात करती हूँ तो मैं एक बार करण पे नज़र जरूर डालती हूँ कि करण कैसा है कुंडली के अंदर, करण कैसा है। थोड़ा ऐसा नहीं है कि करण, वैसे मैक्सिमम टाइम देखो बताने को, तो जैसे इसमें D1 की कुंडली में सूर्य ने सब कुछ बता दिया, सूर्य हस्त नक्षत्र में है, सब कुछ बता दिया कि आपका करियर क्या होगा। लेकिन कई बार खाली सिर्फ करण भी सब कुछ बता देता है, और कुछ मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार नहीं बताता है, कई बार फिर सब देखना पड़ता है ना। हर बार ये बोलो कि आपने इस बार
आपने बताया था बालवकरण, मेरे तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आता है। बाकी देखो ना अगर नहीं है तो ठीक है, क्योंकि सूत्र अगर सब पे लग जाते तो जना जना ज्योतिष होता। और इसके बाद यहाँ पर केतु, ये सिंपल सा इस चार्ट को खोलने का तरीका है। करण पे नज़र जरूर डालो जब भी करियर देखो, शादी देखो, तिथि पे नज़र जरूर डालो एक बार कि क्या है, कैसा वो खुद कैसा लेकर बैठा है तत्व। ठीक है, तो ये था आज का चार्ट। आ गया समझ?